आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज इंस्पेक्टर रेसी सीजन 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। पार्ट 1 के आखिरी सीन में हमने देखा इंस्पेक्टर रेसी जंगल में जॉगिंग करता हुआ जाता है और थक कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। तभी कैथी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रही थी। आज वो लोग कहीं जंगल में पेड़ लगाने जा रहे थे। जब वो इंस्पेक्टर रेसी को देखती है तो उसके पास जाती है और वो देखती है उसके गले पर कुछ जोंक जैसे चिपके हुए थे। वो अपने बैग से स्प्रे निकालती है और इंस्पेक्टर रेसी के गले पर मारती है। तभी इंस्पेक्टर रेसी देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। वो कैथी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब हम सत्या को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ वॉच टावर के पास जंगल में होता है और वो ऋषि को कॉल करके पूछता है क्या कैथी गेस्ट हाउस में वापस आई। तो ऋषि बोलता है क्या हुआ। वो बोलता है कि कैथी और उसके साथ एक और गार्ड को शाम को ऑफिस में रिपोर्ट करना था ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं और हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब ऋषि आयनर को अपने साथ लेता है और सत्या के पास जंगल में जाता है। अब सत्या और ऋषि सब लोग मिलकर कैथी और उसके साथी गार्ड को ढूंढते हैं। जब वो जंगल में ढूंढते हुए थोड़ा आगे जाते हैं तो आयनर को कैथी के साथी गार्ड जंगल में बेहोश मिलती है। तो आयनर सबको बुलाता है और चेक करता है तो बताता है उसकी सांसें चल रही है। तो तुरंत ही इरफान हेल्पलाइन को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है और वही ऋषि देखता है कि उससे थोड़ी दूर पर एक मोबाइल पड़ा होता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। जब ऋषि उस रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो देखता है कि कैथी की साथी वो जो अभी बेहोश पड़ी थी उसका नाम नलनी है। वो वीडियो शूट करती है और उसमें बोलती है कि मेरी फ्रेंड कैथी एक सीनियर इंस्पेक्टर के प्यार में पागल हो गई है और अपने प्यार के इजहार करने से डरती है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आज उस इंस्पेक्टर के फोन पर फॉरवर्ड करूंगी। कैथी उससे अपना फोन छीनना चाहती है लेकिन नलनी आगे भागती है, लेकिन तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। दोनों डरकर वहीं पर खड़ा हो जाती हैं। अब उन्हें वही डरावनी आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करती हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एक जगह रुककर मुड़कर देखती हैं। उनके सामने बनराची होती है। दोनों भागती हैं। भागते हुए नल्ली को ठोकर लगता है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तो कैथी उसको होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बनराची कैथी को खींच ले आती है। कैथी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब ऋषि और सत्या कैथी को ढूंढने आगे जंगल में जाते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग होकर उसको ढूंढने लगते हैं। तभी ऋषि को वो वेब स्पिनर कीड़े एक पेड़ के पास उड़ते हुए दिखते हैं। ऋषि समझ जाता है, पेड़ के पास जाता है तो देखता है कैथी वहीं बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर वो वेब स्पिनर अपने जाले बुन रहे थे। अब ऋषि फटाफट वो जाले हटाता है और कैथी को होश में लाने की कोशिश करता है। कैथी होश में आती है और चिल्लाने लगती है तो ऋषि बहुत मुश्किल से कैथी को शांत करता है। अब सीनशिप होता है और हम देखते हैं कैथी गेस्ट रूम के अपने रूम में बैठी होती है। तो ऋषि उससे मिलने आता है। ऋषि कैथी से मिलता है, उसकी तबीयत पूछता है और फिर कल हुई उस घटना के बारे में उससे पूछता है। वो बोलता है कि मुझे शुरू से बताओ कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो कैथी बोलती है कि मैं और नलिनी नाइट शिफ्ट खत्म करके नेक्स्ट शिफ्ट के गार्ड का इंतजार कर रही थी। तो नलिनी मेरा फोन लेकर के मस्ती करने लगी और वीडियो बनाने लगी, लेकिन तभी हमें बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज काफी डरावनी थी। वो बताती है उस डरावनी आवाज को सुनकर हम दोनों भागने लगे। नलिनी को ठोकर लगी, वो गिरकर बेहोश हो गई। जब मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी तभी कोई मुझे पीछे से खींच लिया और थोड़ी देर बाद मैं भी बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं उस पेड़ तक कैसे पहुंची, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक भयानक चेहरा था और मैं दोबारा बेहोश हो गई। लेकिन ऋषि को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है तुम अभी शौक में हो, तुमसे बाद में बात करूंगा। तो कैथी बोलती है कि मुझे लगा कि शायद आप मेरी बात का विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि कोई तो है जो आपको भी दिखता है। उस दिन झील के पास जब आप बैठे थे और मुझे डांट कर भगा दिया तो मैंने महसूस किया कि आप किसी को देख रहे थे। तो ऋषि बताता है उसका नाम बिजी था, वो मेरे बॉस की बेटी थी। उससे मैं एक फंक्शन में मिला था। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और कभी कैफे में कभी बाहर घूमने के लिए। उसे फोटोग्राफी का काफी शौक था, वो एक अच्छी फोटोग्राफर थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। अपने प्यार में इतना खो गए, फिर हमने शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद चीजें पहले जैसी नहीं रही। बिजी हर बात में शक करती थी। वो मेरे मोबाइल के मैसेजेस और कॉल चेक करती थी। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, वो सारी बातें पूछती थी। जबकि मेरा काम ऐसा है कि मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकता। उसका शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और हमारी लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगी थी। और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। उसी दिन मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। फिर मैं उसको इग्नोर करने लगा। एक दिन मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक बार में बैठा था और वहाँ कुछ गुंडों का इंतजार कर रहा था, लेकिन बिजी मेरा पीछा करते हुए उस बियर बार में आ गई। तभी वहाँ शूट आउट शुरू हो गया। गोलियां चलने लगी और एक गोली बिजी को सीने को पार करती हुई मेरे आंखों पर जाकर लगी। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि बीजी अब इस दुनिया में नहीं है। सबके लिए तो बीजी मर चुकी थी। सब मुझसे बोलते भी थे बीजी मर गई है, लेकिन मेरे लिए
लिए अभी भी वो जिंदा थी। मैं मानने को तैयार नहीं था कि बीजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ मुझे दिखती थी और किसी को नहीं। ऋषि बोलता है, फिर मैंने थेरेपी लेने का डिसाइड किया। मैं एक डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बताया कि जो भी मुझे दिखता है सब हेलुसिनेशन है, क्योंकि मेरा दिमाग अब भी शॉक में था। डॉक्टर ने बताया कि जितनी जल्दी मेरा दिमाग और मैं ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि बीजी अब इस दुनिया में नहीं है, उतनी जल्दी मैं इन सब चीजों से मुक्ति पा सकता हूँ। ऋषि बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब बातें इसलिए बताई कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। वो हमें ऐसी ऐसी चीजों पर विश्वास दिलाना चाहता है जो कि असलियत में होती ही नहीं। वो बोलता है कि बनराची वाली कहानी भी एक ड्रामा है। एक किलर बहुत चालाक। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चित्रा ऋषि को बताती है कि जो रथ नाम की गाड़ी से वो औरत के बाल मिले थे उसकी रिपोर्ट आती है। मंगई के घर मिलने वाले उस व्यक्ति से नहीं मिलती, और वही हमें मंगई के घर से जो और सामान मिले थे जैसे नाखून या दांत और भी चीजें, उन पर भी किसी भी विक्टिम के डीएनए ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तभी हम देखते हैं मंगई की माँ अपने वकील को लेकर आती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर शोर मचाने लगते हैं। वो वकील बोलती है, अगर तुम्हारे पास मंगई के खिलाफ कुछ भी सबूत हो तो हमें दिखाओ, नहीं तो तुम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऋषि बोलता है, यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, हम पूछताछ करने के लिए लाए थे और आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपका क्लाइंट बिना हमसे पूछे शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब ऋषि, चित्रा और आयनर तीनों मिलकर बातें करते हैं। तो ऋषि उन चारों विक्टिम्स की फोटो टेबल पर रखता है और पूछता है कि ध्यान से देखो और सोचो और बताओ कि इन सब में कोई कॉमन कनेक्शन है क्या। ऋषि बोलता है कि हर मर्डर का कोई तो मोटिव होता है, हो सकता है लालच, जलन या नफरत, लेकिन इनके पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसे हमें पता लगाना होगा। तो आयनर बोलता है, इनकी मौत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कोई सजा दे रहा है। तो ऋषि बोलता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि इन्हें सजा दी जा रही है। ऐसे भी हमारे पास विक्टिम की सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमें इनकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम ड्राइवर बाला की वाइफ को देखते हैं। वो अपने घर पर काम कर रही होती है, तभी उससे मिलने एक आदमी आता है। वो बोलता है कि मैं बाला के पुराने ऑफिस से आया हूँ। मालिक ने मुझसे बोला है कि पता करो कि क्या बाला अपने काम के पेपर्स कुछ घर पर भी रखता था क्या। तो उसकी वाइफ नाराज होती है। वो बोलती है, बाला को मरे 5 साल हो गया, अगर उसका कोई पेपर घर पर होता तो मुझे मिलता ना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, बाला की वाइफ रानी अब रेडी होकर के अब घर से निकलती है। तब तक इंस्पेक्टर आयनर वहाँ आ जाता है। वो रानी को देखता है, उसका पीछा करता है। अब रानी सब्जी मंडी जाती है और वहाँ एक हरीश नाम के ट्रक ड्राइवर से मिलती है, लेकिन आयनर दूर से ही रानी पर नजर रखता है। रानी और हरीश के बीच में कुछ बातें होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन रानी हरीश पर काफी नाराज होती है। उसके बाद देखते हैं हम हरीश एक ट्रक सब्जियों का लेकर वहाँ से निकलता है। तो आयनर हरीश का पीछा करता है। हरीश टाउन से थोड़ी दूर आगे जब जंगल में पहुँचता है तो अपना ट्रक जंगल में एक किनारे रोक देता है। वो ट्रक से नीचे उतरता है, जंगल के अंदर जाता है और आयनर उसका पीछा करता है। वो लोग जंगल में कुछ दूर जा करके जमीन में दबे हुए कुछ बॉक्सेस निकालते हैं, फिर उनको लाकर ट्रक में लोड करते हैं। तो आयनर उनके फोटो क्लिक करता है और वहीं सत्या को कॉल करता है। अब ट्रक पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचता है तो चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस वाले उस ट्रक की चेकिंग नहीं करते, वो उसे जाने देते हैं। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ता है तभी सत्या और इरफान अपनी पुलिस जीप लेकर आ जाते हैं और वो ट्रक के सामने रोकते हैं। ट्रक ड्राइवर उतरता है और बोलता है, सर हमारे पास तो सब्जियों का परमिट है। और चेक पोस्ट पे तैनात कांस्टेबल बोलता है, सर ये तो डेली अपनी सब्जियां लेकर यहाँ से जाते हैं, इसलिए हम इनकी चेकिंग नहीं करते और इनके पास रेगुलर परमिट भी होता है। लेकिन सत्या बोलता है, कोई बात नहीं, गाड़ी का पिछला हिस्सा खोलो, मुझे तलाशी लेनी है। सत्या ट्रक के अंदर जाता है, उस सब्जी की बोरियों को हटाता है तो उसे वहाँ पर कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। उन बॉक्सेस को खोलता है तो सत्या को उन बॉक्सेस में हाथी के दांत, हिरन के सींग और बाकी खाल मिलती है। अब सत्या उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है और उस कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर देता है जो उस चेक पोस्ट पर तैनात था। अब सत्या और इरफान उन सामान की पेटियों को पुलिस वेयर हाउस ले जाने के बजाय जंगल के अंदर ले जाते हैं। वो जंगल के अंदर ले जाकर गाड़ी को कहीं पार्क करके पैदल वापस आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सत्या अपने ऑफिस में होता है तो ऋषि और आयनर उससे मिलने आते हैं। तो सत्या आयनर को थैंक यू बोलता है कि अगर तुमने कॉल नहीं किया होता तो हमें स्मगलिंग का सामान नहीं पकड़ पाते। तो ऋषि सत्या से उस ड्राइवर से पूछताछ की परमिशन मांगता है। सत्या उसे परमिशन दे देता है। जब ऋषि और आयनर उस ड्राइवर से पूछताछ करते हैं तो बताता है कि मुझसे पहले बाला एक काम किया करता था। वो बाघ की चमड़ी और हाथी के दांत अपनी सब्जियों के भीतर छुपाकर अक्सर यहाँ से बाहर ले जाया करता था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि ये गलत काम है। उसने ये काम छोड़ने की सोची। उसने अपने मालिक को बताया कि आगे से अब वो काम नहीं करेगा। तो उन लोगों ने उसके परिवार वालों को मारने की धमकी दी। तो बाला ने भी उनको धमकाया कि वो पुलिस के पास जाएगा, लेकिन उसके अगले ही दिन बाला की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी वाइफ रानी सब जानती थी, लेकिन उसने पुलिस से ये बातें छिपाई क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बात गांव में बाहर गई कि बाला जानवरों के खाल की स्मगलिंग करता था तो गांव वाले उनका रहना मुश्किल कर देंगे। इसलिए उसने ये सब बातें आज तक किसी को नहीं बताई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयनर, चित्रा और ऋषि तीनों गेस्ट हाउस में
में होते हैं। तो चित्रा बोलती है अब मुझे लगता है कि ये सब काम पोचर्स का है और पोचर्स का ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांग होता है, वो काफी खतरनाक भी होते हैं। और बाला ने जब उनका काम छोड़ने की धमकी दी तो उन लोगों ने बाला को मार दिया और साथ ही साथ वो जंगल में बनराजी का डर फैला रहे हैं ताकि लोग जंगल में कम आए जाएं और वो अपना काम आसानी से कर सके। हालांकि आयनार उसकी बातों से सहमत नहीं होता क्योंकि उसे लगता था ये काम सचमुच बनराजी करती है। और वही ऋषि कैथी से मिलता है, उससे उसकी तबीयत पूछता है, उससे बातें करता है और उससे बोलता है कि अगर तुम पिछले 5 साल में पोचिंग से हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सब केसेस की फाइल अगर मुझे दे सको तो मुझे इस केस में काफी मदद मिलेगी। तो कैथी बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ अब सीन शिफ्ट होता है और हम इरफान को देखते हैं। वो रात में अपने घर से अपनी बाइक से नाइट शिफ्ट के लिए निकलता है और थोड़ी देर बाद हम सत्या को देखते हैं। सत्या अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे इरफान का कॉल आता है। इरफान उससे जल्दी आने को बोलता है और एकाएक इरफान की आवाज आनी बंद हो जाती है तो सत्या घबरा जाता है। सत्या अपनी पूरी टीम के साथ एक जीप से निकलता है। जब सत्या इरफान की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो देखता है इरफान की बाइक वहीं जंगल में किनारे गिरे पड़ी थी। अब सत्या की पूरी टीम जंगल में फैल जाती है और इरफान को ढूंढती है। तभी सत्या को इरफान का वॉकी टॉकी मिलता है लेकिन इरफान आसपास में कहीं नहीं होता। अब सत्या इरफान को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे इरफान एक पेड़ के पास बैठा मिलता है। हालांकि इरफान बेहोश होता है, उसके आसपास जंगली सियार खड़े होते हैं तो सत्या उन्हें भगाता है और जाकर देखता है तो इरफान बेहोश होता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इरफान होश में आ जाता है। तभी सत्या को अपने पीछे किसी के चलने की आहट आती है। सत्या मुड़कर शूट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह डीएफओ मैम अपनी पूरी टीम के साथ सत्या और इरफान को ढूंढने निकलती हैं। तभी ऋषि भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। वो चाहता है उसकी टीम भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो लेकिन डीएफओ मैम उसको मना कर देती है। वो बोलती है ये हमारा मामला है और हम इसे संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, कई टीमें बनाते हैं और जंगल के अलग अलग हिस्सों में इरफान और सत्या को ढूंढने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि अपनी टीम के साथ अपने ऑफिस में होता है। तभी कैथी उससे मिलने आती है तो चित्रा बोलती है कि मुझे लगता है ये सब काम पोचर्स का ही है। वही बनराची बनकर जंगल में सबको डराते हैं और उन्होंने ही इरफान और सत्या को किडनैप किया होगा। तो आयनर बोलता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक लीड फॉलो की तो हमें पता चला कि बाला का एक फ्रेंड अपने ट्रक की सब्जियों में छिपाकर जंगल से हाथी के दांत और दूसरे जानवरों के खल स्मगल किया करता था और पकड़े जाने पर उसने ये भी बताया कि पहले बाला भी यही काम किया करता था। तो ऋषि बोलता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब सत्या और इरफान ने जो सामान पकड़ा उसे फॉरेस्ट के वेयर हाउस में उन्हें जमा करना था, लेकिन जहाँ तक मैंने एंट्री चेक की ऐसी किसी भी सामान की एंट्री यहाँ नहीं है। ऋषि कैथी से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? तो कैथी बोलती है नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इरफान और सत्या दोनों के पैरों में जंजीरें बंधी होती हैं और वो अलग अलग कमरे में कैद होते हैं। तभी पोचर्स का ग्रुप आता है तो उसका लीडर सत्या से पूछता है कि जो कुछ दिन पहले कि तूने मेरा करोड़ों का सामान पकड़ा, अभी वो सामान कहाँ है? तो सत्या बोलता है अच्छा तो तू है जो इन जानवरों को मारकर उनकी खालें बेचता है, तुझे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, अब तो मिला। तो बोलता है मेरा सामान कहाँ है मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो सत्या बोलता है अगर तूने मुझे जान से मार दिया तो तू उस सामान को भूल जाना। उसके बाद पोचर्स सत्या को टॉर्चर करते हैं, उससे उस सामान का एड्रेस पूछते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि और उसकी टीम उस ट्रक ड्राइवर से दोबारा पूछताछ करते हैं, उसको मरने वाले सारे विक्टिम्स के फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या इनमें से कोई पोचर्स की टीम में शामिल था क्या? तो ड्राइवर बोलता है कि सर इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और हम जैसे छोटे लोग बड़ों लोगों से तो बात भी नहीं कर सकते, उनका नाम भी हमें नहीं पता होता। तो ऋषि बोलता है मुझे सबका नाम नहीं चाहिए, मुझे तू ये बता कि तुझे उस सामान की इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। इस बात पर वो ड्राइवर चुप हो जाता है। तो ऋषि बोलता है डर मत, मैं तेरे पूरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि एक मार्केट में होता है और अपने मोबाइल में एक टूरिस्ट गाइड जिसका नाम राज है उसका फोटोग्राफ दुकानदार को दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करता है। और तभी हम राज को देखते हैं, फॉरेनर औरत को एक बैग दे रहा होता है और बोलता है ये सामान 4 दिनों में वियतनाम पहुंचना चाहिए। तो फॉरेनर औरत राज से पूछती है कि इसके अंदर क्या है? वो बोलता है टेंशन न लो, हर जगह हमारे लोग हैं, तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी कैथी राज को देख लेती है। तभी राज को किसी का कॉल आता है और वो अलर्ट हो जाता है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है। ऋषि और उसकी पूरी टीम उसका पीछा करती है। वो मार्केट से भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है। फिर भी ऋषि की टीम उसका पीछा करती है। जंगल के अंदर उसे एक बाइक वाला मिलता है जो राज को बैठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और ऋषि और उसकी टीम खाली हाथ ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि राज एक होटल के कमरे में होता है। वो बाहर जाने के लिए अपने कमरे का गेट खोलता है तो देखता है बाहर ऋषि और उसकी टीम होती है। वो पकड़ा जाता है। इधर हम देखते हैं रथिनम का भाई अपना सामान पैक करता है और अपनी कार से उस टाउन से बाहर निकलता है, लेकिन शहर के बाहर चेक पोस्ट पे पकड़ा जाता है। तो ऋषि और उसकी टीम आ जाती है। ऋषि उससे पूछता है कि तुम ये शहर छोड़
छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? वो बोलता है मुझे हर तरफ किलर ही नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई को किसने मारा और मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। तो ऋषि बोलता है मुझे पता है कि तुम पोचर्स के लीडर से मिले थे और तुमने उसे एक बैग भी दिया था। तो बोलता है हाँ मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता उस बैग में क्या था और मुझे ये भी नहीं पता कि वो बैग उसे क्यों दिया गया, क्योंकि ये सब काम मेरा भाई करता था। मेरे भाई ने बोला था कि उसको एक बैग देने के लिए। तो ऋषि पूछता है क्या तुम्हारे भाई और पोचर्स के बीच में कोई लड़ाई हुई थी? तो बोलता मुझे कुछ नहीं पता। तो ऋषि बोलता है जिस दिन तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हें कॉल आया था, वो किसका था? वो बताने से मना करता है। तो ऋषि उसका फोन ले लेता है और चित्रा से बोलता है शेखर नाम के एक कॉन्टेक्ट को निकालो और उसकी लास्ट लोकेशन सर्च करो। अब उस कॉन्टेक्ट की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां सत्या और इरफान कैद थे। जब ऋषि की टीम उस घर के अंदर जाती है तो पोचर्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इधर से जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और हम देखते हैं एक एक करके सारे पोचर्स अब मरने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर शेखर वहां से भाग निकलने में सफल होता है। अब ऋषि और उसकी टीम उन कमरों को खोलती है जिसमें इरफान और सत्या कैद थे। हम देखते हैं सत्या सही सलामत होता है, उसको काफी चोट आई होती है लेकिन वो जिंदा होता है। लेकिन जब वो लोग इरफान का कमरा खोलते हैं तो देखते हैं इरफान मारा जा चुका होता है, यानी कि पोचर्स ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और जिसकी वजह से इरफान की मौत हो गई। इरफान की मौत से सब लोग काफी दुखी होते हैं। अब वो लोग इरफान की डेड बॉडी को लेकर वापस आते हैं। जब वो लोग फॉरेस्ट के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ काफी लोग खड़े होते हैं, वहाँ इरफान की फैमिली भी होती है। उस सत्या को देखते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इरफान भी वापस आ गया होता है, लेकिन इरफान की डेड बॉडी देखकर वो लोग रोने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं यमुना आयनार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आयनार आता है यमुना उसको गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था जहाँ से ये लोग वापस आ रहे हैं वहाँ कुछ भी हो सकता, यानी कोई भी मारा जा सकता था उस मुठभेड़ में। सब लोग इरफान के फ्यूनरल में शामिल होते हैं, लेकिन वहीं हम सत्या को देखते हैं जो एक किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। सत्या ने अपना एक साथी ही नहीं अपना एक भाई भी खो दिया था इरफान के रूप में। ऋषि उसे देखता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि अपने गेस्ट हाउस में बैठा होता है और वो रॉबर्ट के लैपटॉप से रिकवर किए हुए ईमेल्स और फोटोग्राफ चेक करता है। तो ऋषि को एक ईमेल में कुछ नशीली दवाइयों की इमेज दिखती है। फिर ऋषि उसके फोटोग्राफ चेक करना शुरू करता है तो देखता है उसमें कुछ जानवरों के फोटोग्राफ थे, जिसमें खरगोश और बकरियां। उन बकरियों में एक बकरी के कान पे टैग लगा होता है और वो टैग उस फार्म हाउस का होता है जहाँ वो बकरी पाली गई थी। फिर ऋषि उस आदमी से मिलता है जो उन बकरियों के फार्म हाउस की देख रेख करता था। ऋषि उससे मिलता है और पूछता है कि तुम रॉबर्ट को कैसे जानते हो? तो बताता है कि रॉबर्ट सर मुझसे जानवर ले जाते थे, कभी बकरियां, कभी मुर्गियां, कभी चूहे, कभी खरगोश। वो बोलता है कि रॉबर्ट उन्हें नशीली दवाई देता था, को शिकार करने वाले जानवर को भी नशा हो जाता था। वो धीरे धीरे चलते थे। रॉबर्ट को उनके अच्छे पोजीशन के फोटो क्लिक करने का समय मिल जाता था। तो रॉबर्ट मुझे बताया कि ये काम सारे फोटोग्राफर्स करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा। लेकिन सर जब मुझे पता चला उन जानवरों का शिकार करने वाले जानवर भी उन नशीली दवाओं के असर से मरने लगे तो मुझे लगा ये पाप है। और कुछ दिन बाद रॉबर्ट को बनराची देवी ने उसे उसके पापों की सजा दी। तब से मैं डर गया। मैं रोज बनराची देवी की प्रार्थना करता हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। उसी रात जब ऋषि अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसकी आँख खुलती है और देखता है उसके विंडो पे बहुत सारे बेबी स्पिनर्स मंडरा रहे होते हैं और जाले लगा रहे होते हैं। ऋषि विंडो को खोलता है और उन पर दवाओं का स्प्रे करता है। तभी ऋषि की नजर बाहर गार्डन में पड़ती है जहाँ उसे बनराची दिखती है। ऋषि अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर आ जाता है तो दिखता है बनराची गायब हो गई। तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों का पीछा करता हुआ ऋषि जंगल के अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने बनराची खड़ी होती है, लेकिन ऋषि से बनराची की दूरी अभी ज्यादा होती है। वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो बनराची वहाँ से गायब हो जाती है। अब ऋषि और आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं बनराची उससे कुछ दूर पीछे खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही ऋषि पीछे मुड़ता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसे फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं बनराची बिना किसी सहारे के पेड़ पे सीधा चलती हुई चढ़ती जाती है। ऋषि बनराची का पीछा करते हुए जंगल में काफी अंदर चला जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो बड़े से बरगद का पेड़ होता है। जब ऋषि वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ चारों तरफ पीले कनेर के पेड़ होते हैं और सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद होता है। ऋषि वहीं खड़ा होता है तभी हवा का झोंका आता है और ऋषि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, वहीं बैठ जाता है। अब बनराची उस बरगद के पेड़ के तने से बाहर आती है और धीरे धीरे चलते हुए ऋषि की तरफ आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में ऋषि वहीं बेहोश हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं जब ऋषि को होश आता है तो अपने फार्म हाउस के गार्डन में होता है और उसके चारों तरफ वही पीले कनेर के फूल बिखरे होते हैं, यानी कि जो कुछ भी ऋषि ने देखा वो सपना तो नहीं था। अब सुबह हो चुकी होती है। ऋषि उठा है और रात की सारी घटनाओं को सोचता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि, चित्रा और आयनार एक साथ बैठे
बैठे होते हैं। तो आयनर बताता है उस कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले कुछ सालों में हजारों पेड़ जंगल के अंदर कटवा दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर बेघर हुए और बहुत सारे जानवर मारे भी गए। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत चालाक था, सबको पैसे खिलाता था, जिसकी वजह से कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ऋषि बोलता है कि अब हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। ये जितने भी विक्टिम हैं वो कहीं न कहीं जंगल से जुड़े हैं और किसी न किसी तरह से जंगल को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। और दूसरी तरफ हम उस पोचर को देखते हैं जिसका नाम शेखर है। वो जंगल में एक गुफा में छिपा होता है। तो वहीं उसका चाचा उसके लिए खाना लेकर आता है और उसको बताता है कि चारों तरफ पुलिस तुम्हें तलाश रही है, तुम सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल जाना, वहाँ एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाना। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेखर की लाश एक पेड़ पर लटकी मिलती है और उसके चारों तरफ भी वैसे ही मकड़ी के जाले लगे होते हैं। अब ऋषि अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। तो शेखर के चाचा से पूछता है कि तुमको इसके बारे में क्या पता है। तो बताता है कि शेखर यही जंगल में एक गुफा में छिपा हुआ था। मैं रात में उसको खाना देने के लिए आया, तभी मैंने वहाँ पर एक अजीब आवाज सुनी। मैं पत्थर के पीछे जाकर छिपया तो मैंने वहाँ बनराची को देखा। उसके बाद मैं डर से वहाँ से भाग गया। अब ऋषि, चित्रा, आयनार और सत्या उस गुफा में जाते हैं। तो ऋषि पूछता है सत्या से ये गुफा कितनी लंबी होगी। तो सत्या बोलता है अभी तक इसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन बताया जाता है ये गुफा कई किलोमीटर लंबी है। वो थोड़ा दूर अंदर गुफा में जाते हैं तो उन्हें क्राइम सीन मिलता है जहाँ शेखर था। उन्हें वहाँ कई लोगों के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं और साथ ही वो देखते हैं शेखर की गन भी वहीं पर होती है। तो वो लोग उस जगह के फोटो क्लिक करते हैं अलग अलग एंगल से। अब वो गुफा में आगे जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर दो रास्ते मिलते हैं। तो सत्या और आयनार एक तरफ चले जाते हैं और ऋषि और चित्रा दूसरे रास्ते पर जाते हैं। सत्या और आयनार थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जगह पर ऐसा लगता है कि वो रास्ता बंद है, लेकिन वहीं पर एक सुराख होता है। जब आयनार उसके अंदर झांकता है बहुत सारे वेब स्पिनर वहाँ अंदर होते हैं और किसी पेड़ की जड़ अंदर तक वहाँ तक होती है और सारे बेबी स्पैनर उस जड़ के ऊपर चिपके होते हैं। फिर उस छेद से बहुत सारे बेबी स्पैनर कीड़े बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो सत्या और आयनार डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर ऋषि आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह पर दीवारों पर बहुत सारे ड्राइंग बने मिलते हैं। वो ड्राइंग शायद उन आदिवासियों ने बनाए होंगे जो बहुत साल पहले इस जंगल में रहा करते थे। अब चित्रा डर कर भागती है, ऋषि उसके पीछे दौड़ता है। तभी ऋषि एक गड्ढे में गिर जाता है। तो ऋषि देखता है कि उस गड्ढे में बहुत सारे मानव कंकाल होते हैं। ये शायद वही गड्ढा था जिस गड्ढे में कूदकर सारे आदिवासी सुसाइड किए थे। और वहीं चित्रा की चीखने की आवाज सुनकर सत्या और आयनार भी भागते हुए वहाँ आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि अपनी टीम के साथ एक रिटायर्ड डीएफओ से बातचीत करता है। तो रिटायर्ड डीएफओ बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, सरकार की तरफ से आर्डर आया था कि यहाँ आसपास रहने वाले सारे आदिवासी कबीलों को खाली करा दिया जाए। तो लगभग सारे कबीलों ने खाली कर दिया, लेकिन एक आदिवासी कबीला जिन्होंने अपना गाँव खाली करने से मना कर दिया। हमारे ऊपर हमारे सीनियर्स का काफी प्रेशर था, इसलिए हम बार बार उनके पास जाते और रिक्वेस्ट करते, लेकिन वो लोग मना कर देते। फिर एक दिन वो हमारा विरोध करने लगे, लेकिन हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बार बार सीनियर्स का प्रेशर आता था। तो एक रात हमें पता चला उन आदिवासियों ने एक अजीब सी पूजा की और फिर सब के सब एक साथ आग में कूदकर मास सुसाइड कर लिए। जब अगले दिन वो आदिवासी खेतों और साइटों पर काम करने नहीं पहुँचे तो बाकी लोग परेशान हुए और जब हमारी टीम उनके गाँव पर पहुँची तो देखे पूरा का गाँव खाली था। फिर उन्हें बांस के गुफा से धुआं निकलता हुआ देखा। वो जब वहाँ पर गए तो देखे गुफा को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया था। हमारे कई सारे सिपाही मिलकर उस पत्थर को मुश्किल से हटाया और अंदर जाने पर हमने देखा कि वो सब जलकर मर चुके थे। तो ऋषि पूछता है कि उनके कंकाल अभी तक वहाँ क्यों हैं, उन्हें निकाला क्यों नहीं गया। तो बताता है कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जाकर उनकी हड्डियों को निकालने के लिए तैयारी नहीं था। लोग डरते थे, जो भी अंदर जाता था वो कहता था हमें आदिवासियों के भूत दिखते हैं, और इसलिए हमें वो प्लान पोस्टपोन करना पड़ा और जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। अब ऋषि अपनी टीम के साथ उस गाँव के मुखिया से मिलने जाता है। तो मुखिया जी बताते हैं कि उस कबीले के लोग काफी दयालु किस्म के थे। वो जंगल को अपना घर मानते थे और कभी भी जंगल को नुकसान नहीं देते थे। जैसे जीव जंतु जंगल के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक वैसे तरह वो आदिवासी वहाँ रहते थे, इसलिए वो कभी जंगल को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अगर वो कोई सूखा पेड़ काटते थे तो उसकी जगह पर नए पेड़ लगाते थे, और अगर किसी जंगली जानवर को चोट लग जाती थी तो वो लोग उसका इलाज भी करते थे। उन लोगों का मानना था कि इस जंगल की रखवाली करना उनका कर्तव्य है, जंगल उनकी माँ है। वो मुखिया जी बताते हैं इस पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत सारा कोयला दफन है, और जब ये बात उद्योगपतियों को पता चली तो पूरा जंगल काटकर यहाँ कोयले की खदान बनाना चाहते थे। वो आदिवासी इसलिए अपना घर नहीं खाली करना चाहते थे, लेकिन सरकार का दबाव बढ़ रहा था तो इसलिए उन लोगों ने मास सुसाइड कर लिया। खबर जैसे ही लोगों को मिली तो बहुत सारे एनजीओ ने इसका विरोध किया और सरकार को ये माइनिंग प्रोजेक्ट यहाँ से हटाना पड़ा। उन आदिवासियों ने अपनी जान देकर इस जंगल को बचाया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि, आयनार और चित्रा अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वो तीनों बात करते हैं। तो आयनार इंटरनेट पे सर्च करता है मास सुसाइड के बारे में, तो कई सारे एग्जाम्पल बताता है। वो बताता है कि हर मास सुसाइड के पीछे कोई एक आध्यात्मिक
आध्यात्मिक रीजन होता है और इन आदिवासियों के मास सुसाइड के पीछे भी कोई एक रीजन तो होगा। तो चित्रा बताती है कि वो लोग सुसाइड से पहले बनराची देवी की पूजा किए थे। अब ऋषि वहाँ से उस शो को देखने जाता है जो मंगई कर रही थी, जिसमें मंगई बनराची बनी हुई थी। अब ऋषि वहाँ से कैथी के बर्थडे पार्टी में जाता है और जब दोनों बर्थडे पार्टी से गेस्ट हाउस वापस आते हैं तो आज कैथी ऋषि से अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन तभी उस गेस्ट हाउस की लाइटें फ्लक्चुएट होने लगती है और एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है। ऋषि और कैथी उस आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे कमरे में जाते हैं। उस कमरे में एक सीढ़ी लगी होती है जो अटारी पर जाकर खुलती है। जब ऋषि उस सीढ़ियों पे चढ़कर अटारी में झांकता है तो उसे वहाँ एक औरत की डेड बॉडी दिखती है, जिसके ऊपर वैसे ही मकड़ी के जाले लगे थे जैसा कि बाकी डेड बॉडीज के ऊपर लगे थे। तुरंत ही ऋषि लोकल पुलिस को कॉल करता है। वो लोग आते हैं और डेड बॉडी को उस अटारी से नीचे उतारते हैं तो देखते हैं ये डेड बॉडी वहाँ की डीएफओ मल्लिका की होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। ऋषि अपने ऑफिस में बैठा होता है और इस केस के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास वो डॉक्टर को कॉल आता है जो बेबी स्पैनर कीड़े पे रिसर्च कर रहा होता है। तो डॉक्टर बताता है कि मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में हर जीव जंतु और पेड़ पौधों से एक खास किस्म का केमिकल निकलता है जिनको पारामाउंट कहते हैं। एक कीड़े उस पारामाउंट का इस्तेमाल अपनी जात विशेष से संपर्क करने में करते हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए हो या परिवार बढ़ाने के लिए। वो बताता है एक खास तरह के पेड़ की जड़ से निकलने वाला पारामाउंट इन बेबी स्पैनर को काफी आकर्षित करता है। तो डॉक्टर जार में रखे बेबी स्पैनर के सामने वो स्प्रे करता है और हम देखते हैं वो सारे बेबी स्पैनर्स जल्दी जल्दी वहाँ पर जाल बुनना शुरू कर देते हैं। तो ऋषि बोलता है इसका मतलब जो भी बॉडीज मिली उन पर ये स्प्रे किया गया और स्प्रे करने के बाद ये बेबी स्पैनर्स उन डेड बॉडीज के ऊपर जाल लगाना शुरू कर दिए। अब ऋषि अपने बैग में टॉर्च और कुछ सामान रखकर अकेला ही उस जंगल की गुफा में जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर उन आदिवासियों ने मास सुसाइड किया था। वो आसपास की दीवारों को चेक करता है तो ऋषि को वहाँ पर पत्थरों के बीच में एक छोटा सा झरोखा दिखता है। जब उन पत्थरों को हटाता है तो देखता है एक पतला सा रास्ता उधर जा रहा होता है। वो रास्ता काफी पतला होता है, फिर भी ऋषि बिना डरे उस रास्ते पे धीरे धीरे घिसकता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर ऋषि को उस गुफा में उसे पत्थरों के बीच में एक पेड़ की जड़ दिखती है जिसके चारों तरफ बेबी स्पैनर चिपके हुए थे। अब ऋषि वहाँ इधर उधर चेक करता है लेकिन तभी उसके सर में दर्द उठता है और उसको दोबारा उसके वाइफ की आत्मा दिखनी शुरू होती है। वो बोलता है कि क्यों तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है लेकिन ना तो मैं तुम्हें दिखा पाता हूँ ना ही डांट पाता हूँ। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ हो, ये सब मेरी कल्पना है या मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। वो बोलता है कि एक बात तो सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भले ही हमारे बीच में कितने भी झगड़े होते हो लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट भी तो थे जिनको याद किया जा सकता था। तुम्हें उस दिन उस बियर बार में नहीं आना चाहिए था। अगर तुम वहाँ नहीं आती तो ये सब घटना ही नहीं होती। लेकिन अब जब तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मेरे पास मत आया करो और तुम यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं उसके बाद उसके वाइफ की आत्मा उसे दोबारा नहीं दिखती। तभी ऋषि को ऊपर झरोखे से थोड़ी सी रोशनी आती दिखती है। वो ऊपर चढ़कर वहाँ के झाड़ियों को हटाता है तो देखता है एक रास्ता बाहर को निकल रहा था। ऋषि उस रास्ते से बाहर निकलता है। ये वही जगह होती है जहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद के पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद होता है। ऋषि उसी रास्ते बाहर आता है और इसी रास्ते से हमने बनराची को भी बाहर आते देखा था। अब ऋषि अपने ऑफिस वापस जाता है और अपनी पूरी टीम को बुलाता है, साथ में आयनार की वाइफ जमुना को भी बुलाता है। क्योंकि यमुना के फादर ने उन आदिवासियों पे काफी रिसर्च किए थे और बुक भी लिखी थी तो इसलिए यमुना को उनके बारे में काफी जानकारी होती है। तो ऋषि उस गुफा में बने हुए ड्राइंग्स के फोटोग्राफ्स अपने टेबल पे रखता है और यमुना से पूछता है देखो और बताओ तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है। तो बताती है ये तो कानगर आदिवासियों द्वारा बनाई हुई ड्राइंग है जिसे उन्होंने अपने गुफा में बनाया था और इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जो कि काफी पावरफुल होती हैं। लेकिन वो जड़ी बूटियां कहाँ पाई जाती हैं जंगल में, उनका लोकेशन किसी को नहीं पता, सिर्फ इसी आदिवासी लोगों को पता था। और ये भी बताया जाता है कि अगर आम आदमी उन तक पहुँच भी जाए उनसे बनाई जाने वाली दवाओं का कॉम्बिनेशन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें कहीं भी लिखी नहीं और उन आदिवासियों के मरने के साथ ही ये जानकारी भी उन्हीं के साथ खत्म हो गई। तो ऋषि बोलता है क्या इन फार्मूला को पढ़ करके कोई इनसे कोई दवा या जहर बना सकता है। तो यमुना बोलती है इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्योंकि इस भाषा का ज्ञान तो सिर्फ उन आदिवासियों को ही था। तो ऋषि बोलता है कि हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उन्हें इन सब चीजों की जानकारी है क्योंकि वो लोग इनके कॉम्बिनेशन से एक जहर बनाते हैं और उस पॉइजन के स्प्रे करने मात्र से ही आदमी पैरालाइज हो जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर वो लोग जंगल में पाई जाने वाली एक खास पेड़ की जड़ से एक पारामाउंट निकलता है, उसका स्प्रे उन डेड बॉडीज पे कर देते हैं ताकि बेबी स्पिनर आकर उन पर ककून बनाए। ऋषि उस पेड़ के जड़ का भी फोटोग्राफ उनके सामने रखता है तो बोलता है ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये सब साइंटिफिक प्रूफ हो सकता है और जो पॉइजन का इस्तेमाल वो करते हैं उनकी जानकारी इस दुनिया में किसी को नहीं है। तभी किसी भी डेड बॉडी की जांच में हमें वो पॉइजन टेस्ट नहीं हुआ। तो ऋषि बोलता है ये सच है, इन जड़ी
बूटियों का फार्मूला सिर्फ उन आदिवासियों को ही पता था। लेकिन मुझे लगता है उस मास सुसाइड में सारे आदिवासी नहीं मारे गए, कुछ लोग उसमें बच गए हैं और वही लोग इन सब लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जंगल से बहुत प्यार था और जितने भी विक्टिम मारे गए वो किसी न किसी तरह से जंगल को या वहाँ के रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे थे। वहीं आयनर बताता है कि जंगल में एक माइनिंग साइट अभी भी चल रही है, तो ऋषि अपनी टीम के साथ उस माइनिंग साइट पे जाता है। अभी वो लोग अंदर पहुँचते उसके पहले ही बनराची वहाँ आ जाती है और तभी एक विस्फोट होता है और विस्फोट की वजह से बहुत सारा पत्थर आकर गिरता है और रास्ता बंद हो जाता है और वहाँ काम करने वाले सारे मजदूर वहीं फंस जाते हैं। आयनर और चित्रा उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं और ऋषि दूसरी तरफ जाता है। तभी ऋषि के ऊपर कोई साइड से स्प्रे करता है और ऋषि वहीं गिर जाता है और उसका शरीर भी अब पैरालाइज होने लगता है। तभी वहाँ सत्य आ जाता है और उसके साथ कैथी भी होती है और फिर हम देखते हैं उनके ग्रुप के कुछ और मेंबर, एक वो लड़की जो हमेशा बनराची बनती थी वो भी आ जाती है। उनके ग्रुप में अब्दुल और मंगाई भी शामिल होते हैं। अब सीन बैक में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं ऋषि अपनी टीम को बताता है कि मुझे अब्दुल पर पहले से ही शक था, तो मैंने उसका पीछा किया। उसकी दादी की बातें सुनी। उसकी दादी ने बताया कि वो अपनी जायदाद अब्दुल को नहीं देगी और फिर मैंने वहीं अब्दुल को देखा। उसने एक पैकेट मंगाई को दिया, लेकिन पैकेट देने से पहले उसने कुछ पूछा ही नहीं। तो मुझे शक हो गया कि ये दोनों जरूर कहीं न कहीं शामिल हैं और ये लोग जंगल में जब भी किसी का शिकार करते थे उनकी पूरी टीम वहीं कहीं छिपी होती थी। उनमें से एक लड़की बनराची भर के डराती है। उनकी टीम का दूसरा मेंबर उस आदमी पे वो स्प्रे कर देता है जिससे वो आदमी पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद फिर लोग उसको किसी पेड़ की डाल पर या पेड़ के किनारे रख देते थे और फिर विक्टिम की बॉडी पे पैरामाउंट का स्प्रे करते थे, जिसकी गन से वेब स्पिनर खींचे चले आते थे और वो कुकुन बनाते थे। और हम देखते हैं कि उस मास सुसाइड में तो सत्या आग में नहीं कूदता, तो सत्या उसी गुफा के रास्ते से जो पेड़ के अंदर निकलता है उससे बचकर बाहर निकलता है। तो सत्या देखता है कुछ और बच्चे जिन्होंने सुसाइड नहीं किया वो भी हेल्प चाहते थे। सत्या उन सबको लेकर आता है और मुखिया से मिलता है। मुखिया उन सब बच्चों को अनाथालय में छिपा देते हैं ताकि बाहर किसी को न पता चले कि ये बच्चे उन आदिवासी समाज से हैं जिन्होंने मास सुसाइड किया था। और समय बीता गया और धीरे धीरे उन सब बच्चों को किसी न किसी ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये बच्चे अपने पूर्वजों से सीखी हुई विद्याएं भूले नहीं। तभी कैथी एक अच्छी हर्बल चाय बनाती है, जिस चाय को पीने से कैसा भी सर दर्द हो वो दूर हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और ऋषि सत्या से बोलता है उनको रोकने के और भी तरीके थे, उनको मारना जरूरी नहीं था। तो सत्या बोलता है वो डिजर्व करते थे, उनको मरना ही था। सत्या बोलता है कि मैंने देखा यहाँ कुछ लोग अभी भी जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे थे और पेड़ों को काटते थे। वही मैंने देखा डीएफओ जिसको पता था कि हजारों पेड़ काट दिए गए, लेकिन फिर भी वो पैसे लेकर चुप रही। इसलिए मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और फिर सबको एक एक करके मारना शुरू किया। फिर वो लोग ऋषि के ऊपर वो पैरामाउंट का स्प्रे कर देते हैं और बेबी स्पैनर को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अब बेबी स्पैनर जल्दी जल्दी जाले बुन रहे थे, लेकिन सत्या और उसकी टीम को नहीं पता था कि ऋषि के पास उन दवाओं का एंटीडोज भी होता है जो कि यमुना ने बताया था। यमुना के फादर रिसर्च में उन दवाओं का एंटीडोज भी बनाए थे और इस मिशन पर आने से पहले यमुना ने वो एंटीडोज सबको दे दिया था और उसने बोला था कि जब तक पॉइजन का असर न हो तब तक इस एंटीडोज का इस्तेमाल मत करना। अब ऋषि वो एंटीडोज ले लेता है और बच जाता है। वो उठता है और सत्या के पास जाता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन सत्या ऋषि पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इधर हम देखते हैं अब्दुल आयनर पे हमला कर देता है। उन दोनों में भी फाइट शुरू हो जाती है। आयनर अब्दुल को मार देता है, लेकिन ऋषि सत्या को नहीं मारना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंटली सत्या के शरीर में एक रॉड घुस जाता है और सत्या वहीं मारा जाता है। तब तक पुलिस आ जाती है और कैथी और उसके बचे हुए टीम मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ बाहर जीप पर बैठा होता है। तो ऋषि बोलता है कि बाला को सत्या की टीम ने नहीं मारा था, क्योंकि बाला की मौत तो 5 साल पहले हुई थी और सत्या का ट्रांसफर यहाँ 4 साल पहले हुआ। तो चित्रा बोलती है वह एक एक्सीडेंट में मारा गया था। वही आयनर बोलता है हो सकता है उसे बनराची ने मारा हो, तुम विश्वास करो या मत करो, इस जंगल में बनराची रहती है। चित्रा उसको बोलती है कि तू फिर शुरू हो गया। वो वहाँ से चली जाती है। तो वही आयनर पूछता है कि सर बाला ने बोला था उसको बनराची दिखती थी, लेकिन ऋषि चुप रहता है क्योंकि वो जानता था कि इस जंगल में असली बनराची भी रहती है, क्योंकि एक बार उसका सामना असली बनराची से हुआ था। अब वो सोचने लगता है और सीन पास्ट में चला जाता है। उस रात जब ऋषि अपने घर में सो रहा था और उसके खिड़की पे वो कीड़े उड़ रहे थे, उसी रात जब वो जंगल में जाता है उस बरगद के पेड़ के पास उससे बनराची मिलती है, लेकिन उसको मारती नहीं, ना तो उसको नुकसान पहुंचाती है। और वेब सीरीज के आखिरी सीन में हमें वो गुफा दिखाई जाती है जहाँ बनराची देवी की मूर्ति होती है और जहाँ उन आदिवासियों ने मास सुसाइड किया था। तभी कैमरा मूव होता है और हम देखते हैं बनराची वही दीवार पर बैठी होती है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।